राधे राधे। तो कैसे हैं आप लोग। जलवायु, आज हम पढ़ेंगे जलवायु। विश्व एवं भारत का भूगोल का जो फर्स्ट पार्ट था वो मैंने अपलोड कर दिया था। ये विश्व एवं भारत का भूगोल का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने अफवाह तंत्र तक पढ़ लिया था। ये सेकंड पार्ट है, इसमें हम जलवायु स्टार्ट करेंगे। देखिए मैं आपको बता देती हूँ, ये हमने अफवाह तंत्र पढ़ा था फर्स्ट पार्ट में, है ना। इसी का सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट है जलवायु। अब हम पढ़ेंगे आज जलवायु। क्लाइमेट, जिनको भी नोट्स चाहिए हैं, नोट्स अवेलेबल हैं, बिल्कुल आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे सारे एग्जाम्स के। एमपीपीएससी पेपर 6 के जो निबंध की वीडियो हैं वो भी मैंने अपलोड करी हैं। जिन्होंने नहीं देखी हैं बिल्कुल जाके चैनल पे देख लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा एंड वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं जलवायु। ये मेरी बुक्स है, उसी की पीडीएफ के माध्यम से मैं आपको वीडियो शेयर कर रही हूँ। ठीक है। जलवायु का सामान्य परिचय। जलवायु का सामान्य परिचय। भारत में मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। कौन सी जलवायु पाई जाती है भारत में? मानसूनी प्रकार की जलवायु भारत में पाई जाती है। मानसून शब्द की उत्पत्ति किससे हुई थी? मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई थी अरबी शब्द के मौसम से हुई थी। मानसून शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? अरबी शब्द से हुई थी। ठीक है, जिसका अर्थ है पवनों की दिशा का ऋतुव्रत, मौसम के अनुसार प्रत्यावर्तन। ठीक है। भारत में अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी से चलने वाली हवाओं की दिशा ऋतु परिवर्तन के साथ बदल जाती है। इसी कारण भारतीय जलवायु को मानसूनी जलवायु की संज्ञा दी गई है। भारतीय जलवायु को मानसूनी जलवायु की संज्ञा इसलिए दी है क्योंकि अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी से चलने वाली जो हवाएं हैं, जो दिशा ऋतु परिवर्तन के साथ में बदल जाती हैं, इसलिए भारत की जलवायु को कौन सी संख्या दी है? मानसूनी जलवायु संख्या दी गई है। भारत के जलवायु प्रदेश। भारत के जलवायु प्रदेश हैं, बिल्कुल आप लोग डायग्राम में इसको देख सकते हैं ना। नोट, एक सीमित क्षेत्र के अंतर्गत समय विशेष में वायुमंडल की अवस्था दशा को मौसम कहते हैं, जबकि विस्तृत क्षेत्र एवं लंबी समय अवधि 30 से 35 वर्ष के मौसम की अवस्था को विविधताओं का कुल योग जलवायु कहलाता है। आप लोग देख सकते हैं सारे ना, गोल्ड कौन सा है? ब्लू कलर का है, ये लोग आप देख लीजिएगा। और जिनको भी पीडीएफ चाहिए पीडीएफ भी मिल जाएगी, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, ये चल रहा है क्विक रिवीजन। जल्दी जिसको रिवीजन करना है, जिसका पूरा कंप्लीट हो गया है, रिवीजन जिसको करना है, उनके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगी ये वीडियो। ठीक है। भारतीय मानसून। भारत की जलवायु उष्ण मानसूनी प्रकार की है, किंतु ध्यान देने योग्य तथ्य ये है कि भारत का उत्तरी भाग जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। भारत का उत्तरी भाग, ये देखिए आप लोग बिल्कुल कि भारत का जो उत्तरी भाग है, ऊपर आप लोग देख सकते हैं ब्लू कलर का जो कलर है, भारत का जो उत्तरी भाग कहाँ पर है? कर्क रेखा में स्थित है ना। कर्क रेखा में स्थित है, शीतोष्ण कटिबंध में, तथा कर्क रेखा के दक्षिण में उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। भारतीय मानसून का संबंध मुख्यतः ग्रीष्म ऋतु में होने वाले वायुमंडलीय परिसंचरण में परिवर्तन से होता है। भारतीय मानसून का संबंध कौन सी ऋतु में होता है? ग्रीष्म ऋतु में होता है। ग्रीष्म ऋतु के आरंभ होने से सूर्य का उत्तायन होना आरंभ होता है। सूर्य का उत्तायन कब से शुरू हो जाता है? ग्रीष्म ऋतु से शुरू हो जाता है। सूर्य के उत्तरायण के साथ साथ अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र का भी उत्तरायण होना प्रारंभ हो जाता है। इसके प्रभाव से पश्चिमी जेट स्ट्रीम हिमालय के उत्तर में प्रभावित होने लगती है तथा भारतीय उपमहाद्वीप में तापमान की अधिकता से निम्न वायुदाब का विकास होता है।
पश्चिमी जेट स्ट्रीम के हिमालय उत्तर में विस्थापन के पश्चात भारत में पूर्वी जेट प्रवाह का विकास होता है। इसकी स्थिति लगभग 15 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश में ऋतुओं के अनुसार बदलती रहती है। इसे ही भारतीय मानसून प्रस्फोट के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी माना जाता है। पूर्वी जेट प्रवाह के प्रभाव से दक्षिणी हिंद महासागर में मेडागास्कर द्वीप के समीप उच्च वायुदाब का विकास होता है। इसी उच्च वायुदाब के केंद्र से दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति होती है। अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र विषुवत वृत्त पर स्थित अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र एक निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र है। इस क्षेत्र में व्यापारिक पवनें मिलती हैं। जुलाई के महीने में ITC-Z 20 डिग्री से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के आसपास गंगा के मैदानों में स्थित हो जाती हैं। इसे कभी कभी मानसूनी गत भी कहते हैं। ये मानसूनी गत उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत पर तापीय निम्न वायुदाब के विकास को प्रोत्साहित करती हैं। तो ये चीज काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी। हम इसको फिर से पढ़ते हैं। पर स्थित अंथा उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र का एक निम्न वायु दाब वाला क्षेत्र है। इस क्षेत्र में व्यापारिक पवनें मिलती हैं। जुलाई के महीने में ITC-Z 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस उत्तरी अक्षांशों के आसपास गंगा के मैदानों में स्थित हो जाता है। इसे कभी कभी मानसूनी गत भी कहा जाता है। ये मानसूनी गत उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत पर तापीय निम्न वायुदाब के विकास को प्रोत्साहित करता है। ITC-Z के उत्तर की ओर खिसकने के कारण दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें 40 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस पूर्वी देशांतरों के बीच विषुववृत्त को पार कर जाती हैं। कोरियोलिस बल के प्रभाव से विषुववृत्त को पार करने वाली इन व्यापारिक पवनों की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर हो जाती है। यही दक्षिण पश्चिम मानसून है। शीत ऋतु में ITC-Z दक्षिण की ओर खिसक जाता है। इसी के अनुसार पवनों की दिशा दक्षिण पश्चिम से बदलकर उत्तर पूर्व हो जाती है। यही उत्तर पूर्व मानसून है। देखिए, ये क्विक रिवीजन चल रहा है, इसलिए एक्सप्लेन करना अभी मुश्किल होगा थोड़ा। आप लोग ये क्विक रिवीजन देखिए, और अभी जो भी एग्जाम आपके नजदीक हैं उनके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका विस्तार से वीडियो बनाया जाए तो बिल्कुल आप लोग बता सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं कमेंट के माध्यम से। विस्तार से भी इसका वीडियो आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सॉइल, मृदा। सामान्य परिचय। मृदा मिट्टी पृथ्वी की ऊपरी परत है जो पौधों की वृद्धि के लिए प्राकृतिक स्रोतों के रूप में पोषक तत्व, जल एवं अन्य खनिज लवण प्रदान करती है। पृथ्वी की यह उत्तरी परत खनिज कणों तथा जीवांश का एक मिश्रण है जो लाखों वर्षों में निर्मित होती है। लाखों वर्षों में मिश्रण ये निर्मित होता है। सामान्यतः मिट्टी की कई परतें होती हैं, जिसमें सबसे ऊपरी परत कौन सी होती है? छोटे मिट्टी के कण, सड़े गले हुए पेड़ पौधे एवं जीवों के अवशेष होते हैं। ये परत फसलों की पैदावार के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। मृदा के संगठन में सम्मिलित पदार्थ कौन कौन से होते हैं? ह्यूमस अथवा कार्बनिक पदार्थ लगभग 5 से 10% होता है। खनिज पदार्थ कितना होता है? 40 से 45%। मृदा जल 25%। मृदा वायु लगभग 25%। मृदा जीव तथा मृदा अभिक्रियाएं
नेक्स्ट, दूसरी परत महीन कणों जैसे चिकनी मिट्टी की होती है, जिसके नीचे विखंडित चट्टानें एवं मिट्टी का मिश्रण होता है तथा इसके लिए कई मीटर तक हो सकती है। ये कुछ सेंटीमीटर से लेकर कई मीटर तक हो सकती है। पौधों की वृद्धि सामान्यतः 6.0 7.0 pH मान वाले मृदा में होती है। पौधों की जो वृद्धि होती है वो कौन से pH वाले मान में होती है? 6 से 7 के मान में होती है। इसी pH मान के माध्य पौधे अपनी सारी क्रियाएं करते हैं। अधिक अम्लीय अथवा क्षारीय मृदा पौधों के लिए हानिकारक होती है। अगर मिट्टी ज्यादा अधिक अम्लीय होगी या क्षारीय होगी तो वो क्या होगा? पौधों के लिए हानिकारक होगी। ये लोग आप देख सकते हैं मृदा परिक्षेत्रिका। ठीक है, मृदा परिक्षेत्रिका कई मृदा संस्तरों से मिलकर बनती है। देखिए ये हम लोग, एक सेकंड, आप लोग देख सकते हैं इसमें कि हमने अभी पढ़ा था कौन कौन से क्षेत्रों से मिलकर बनती है। ओ कितना होता है? ऑक्सीजन कितना होता है इसमें? 2%। ठीक है, एक सेकंड हम आपको बता देती हूँ। ये नीचे नहीं हो पाएगा, इसको सेव करना पड़ेगा। एक सेकंड में आपको बता रही हूँ। देखिए जमीन स्तर पे ह्यूमस जैविक सामग्री की प्रचुरता। स्तर ए, ऊपरी मृदा आमतौर पर काले रंग की एवं कार्बनिक मृद पदार्थों में समृद्ध होती है। इस स्तर को निशालन का क्षेत्र भी कहा जाता है। खनिज पदार्थ और जैविक पदार्थ साथ साथ मिलते हैं। देखिए आप लोग है ना, ये डायग्राम है, इसको देख के आप लोग देख सकते हैं, है ना, क्योंकि अभी समझाना मुश्किल हो पाएगा क्योंकि पीडीएफ में एडिटिंग करनी होगी, उसके माध्यम से मैं आपको समझा पाऊंगी, है ना, उसमें टाइम अभी ज़्यादा लग जाएगा। अगर आप लोगों को विस्तार से समझना है तो बिल्कुल आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, विस्तार से आपके लिए वीडियो उपलब्ध हो जाएगी। और जिनको भी पीडीएफ चाहिए पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आप लोग बिल्कुल यूट्यूब पे इंस्टाग्राम की लिंक दी है, आप लोग उसको फॉलो कर सकते हैं। तो हम स्तर बी पढ़ेंगे। स्तर बी क्या है? इसमें स्तर बी 30 डिग्री है। स्तर बी 30 डिग्री है। भूमि के नीचे भूमि के नीचे की मृदा चिकनी मृदा एवं गाद इस स्तर को जल संयन संयन एक सेकंड, देखिए चिकनी मृदा है बी स्तर की, है ना, इस इस स्तर को जल संयलन का क्षेत्र भी कहते हैं और साथ ही ये स्तर अपने से ऊपरी स्तर के सभी निशालित खनिज संग्रहित कर लेती है। ये स्तर घुलनशील खनिजों जैसे कैल्सी लाइट से मिलकर बना होता है। इस प्रकार इसमें लोहा, एल्यूमीनियम एवं अन्य जैविक मिश्रण संग्रहित होते हैं। और स्तर सी कितना होता है? 48 डिग्री। स्तर सी कितना होता है? ऋतु क्षरित खराब चट्टानें। ये चट्टानें मृदा परिक्षेत्रिका के नीचे स्थित होती हैं। मृदा का वर्गीकरण। भारत एक विशाल देश है जहाँ विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। यहाँ की मिट्टी के क्षेत्रीय वितरण में असमानता का मुख्य कारण वनस्पति उच्चावच तापमान, वर्षा तथा आर्द्रता जैसे जलवायविक तत्वों में विभिन्नता का होना है। मिट्टी में पौधे एवं जंतु निरंतर सक्रिय रहते हैं, जिससे मिट्टी में परिवर्तन होता रहता है। इसलिए मिट्टी को गतिशील कार्बनिक एवं खनिज पदार्थों का प्राकृतिक समुच्चय भी कहते हैं। मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में उच्चावच जनक सामग्री, चट्टानें, जलवायु, वनस्पति समय इत्यादि हैं। मानवीय क्रियाएं भी मृदा को प्रभावित करती हैं। विभिन्न विभिन्न भौगोलिक वातावरण में विभिन्न विभिन्न प्रकार की मृदा पाई जाती हैं। भारत में मृदा की उत्पत्ति और भौगोलिक विस्तार के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है, जो निम्न प्रकार से। देखिए गाइस, आप लोग जिस भी जगह से देख रहे हैं वीडियो का, आप लोग इसको बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। अभी
मध्य प्रदेश में नगर निगम की 52,000 से ज्यादा पोस्टें निकली हैं, है ना। और इसको किसी भी राज्य के स्टूडेंट फिल कर सकते हैं फॉर्म को, है ना। तो जो लोग भी नगर निगम का फॉर्म भरना चाहते हैं या जिनको भी नगर निगम में नौकरी करनी है, आप लोग बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नगर निगम का जो भी कोर्स रहेगा बिल्कुल वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिल जाएगी। और जितने भी नगर निगम में सब्जेक्ट हैं, 3 गलत करने पर 1 नंबर कटेगा आपको, मतलब 1-3 की माइनस मार्किंग रहेगी इसमें। तो बिल्कुल आप लोग एजुकेशन बाय दीक्षा चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको नगर निगम की जो भी अपडेट रहेगी और जो भी इसका सिलेबस रहेगा, जो भी इसकी सब्जेक्ट की वीडियोस वगैरह रहेंगी, आपको इसमें मिल जाएंगी। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम पढ़ेंगे प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक, ये मेरा चैनल का नाम है एजुकेशन बाय दीक्षा, है ना। प्राकृतिक वनस्पति, सामान्य परिचय क्या है प्राकृतिक वनस्पति का। वनस्पति से तात्पर्य वृक्षों, झाड़ियों, घासों, बेलों तथा लताओं आदि के समूह अथवा पौधों की विभिन्न प्रजातियों से है, जो एक निश्चित पर्यावरण में पाई जाती हैं। वनस्पति किस किस को कहते हैं? वृक्ष, झाड़ियां, घासों, बेलों और लताओं को हम वनस्पति कहते हैं, जो किसमें पाई जाती हैं? पौधों और प्रजातियां हैं इसकी। जब वनस्पति लंबे समय तक बिना किसी बाह्य मानवीय हस्तक्षेप के वहां पाई जाने वाली मिट्टी और जलवायविक परिस्थितियों में अपने आप को ढाल कर स्वतः किसी विकास करती या उगती है, तो उसे प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। प्राकृतिक वनस्पति आपने भी देखा होगा कि आपके हम कुछ भी अपने घर में आपने जो प्लांट्स लगाए हुए हैं, उसमें भी अगर आप उसकी सफाई नहीं करेंगे तो अपने आप कहीं घास उग जाएगी, या फिर जो भी ये जंगली जो पेड़ पौधे होते हैं वो छोटे छोटे से हो जाते हैं। हम अपने घर के आसपास भी अगर हम सफाई नहीं करते हैं तो जो वनस्पति, कई तरह के कांटे वाले पौधे हो जाते हैं, घास हो जाती है, इवन दूबा भी हो जाती है। तो जो अपने आप उगती है उसको हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। वनस्पति और वन में एक मूल अंतर यह है कि वन व्यापक रूप से संपूर्ण वनस्पतियों, प्राकृतिक, अप्राकृतिक, वन्य जीवों एवं आसपास के वातावरण को समाहित करता है एवं इसका हमारे लिए आर्थिक महत्व होता है। जमीन की ऊंचाई और वनस्पति की विशेषता के बीच एक करीबी रिश्ता है। ऊंचाई में परिवर्तन के साथ जलवायु विभिन्नता होती है, जिसके कारण प्राकृतिक वनस्पति का स्वरूप बदलता है। वनस्पति का विकास तापमान और नमी पर भी निर्भर करता है। मेन पॉइंट क्या है कि वनस्पति का जो विकास है वो किस पर निर्भर करता है? तापमान पर और नमी पर निर्भर करता है। ये मिट्टी की मोटाई और ढलान जैसे कारकों पर भी निर्भर करता है। वनस्पति का जो विकास है वो मिट्टी के मोटाई और ढलान जैसे कारकों पर भी निर्भर करती है। भारत में प्राकृतिक वनस्पतियों के संदर्भ में व्यापक विविधता पाई जाती है। यहाँ पर उष्ण आर्द्र सदाबहार वनस्पतियों से लेकर मरुस्थलीय व अल्पाइन वनस्पतियां भी पाई जाती हैं। थार मरुस्थल एवं गंगा मैदान के पश्चिमी सीमांत भाग, भारत के उत्तर पूर्व में स्थित पहाड़ियों एवं कुछ अन्य स्थानों पर विदेशी पौधों की प्रजातियां भी पाई जाती हैं। ठीक है। भारत अपने स्थानिक प्राकृतिक पौधों की प्रजातियों हेतु विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ प्राकृतिक वनस्पतियों की लाखों प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से कई प्रजातियों का औषधि महत्व होता है। वनस्पति का वितरण तथा प्रकार। वर्षा जल की प्राप्ति तथा तापमान के आधार पर भारत की प्राकृतिक वनस्पति को मुख्यतः 2 तरह से वर्गीकृत किया जाता है: क्षैतिज वितरण या वर्षा के आधार पर वितरण, और ऊर्ध्वाधर वितरण या तापमान के आधार पर वितरण। हम पहले पढ़ेंगे क्षैतिज वितरण। वर्षा की मात्रा में कमी आने के साथ वनस्पति की संगतता, जैव भार एवं जैव विविधता में कमी आती जाती है, अतः भारत में औसत से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों से कम वर्षा वाले क्षेत्रों की ओर जाने पर उष्ण कटिबंधीय वनस्पति का विकास क्रमशः सदाबहार वनस्पति
पर्णपाती वन, शुष्क एवं आर्द्र कटीले वन, सवाना एवं मरुस्थलीय वनस्पति के रूप में हुआ है। वर्षा की मात्रा इसमें कितनी होती है? वार्षिक 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है। वनस्पति के प्रकार, प्रमुख वृक्ष, ये लोग आप इसको देख लीजिएगा आप अपने हिसाब से, ठीक है। या स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, 1 सेकंड, ठीक है। आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति। इस प्रकार की वनस्पति उन प्रदेशों में पाई जाती है जहां वार्षिक वर्षा 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है तथा औसत वार्षिक तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक एवं शुष्क मौसम अल्प अवधि के लिए होता है। इन्हें उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वनस्पति भी कहते हैं। उष्णकटिबंधीय वनों की शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता भी सर्वाधिक होती है। भारत में इस प्रकार की वनस्पतियों का विकास पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर, केरल, कर्नाटक, उत्तर पूर्वी पहाड़ियों एवं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में होता है। अब हम पढ़ेंगे जल संसाधन, सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजनाएं। 4 पार्ट आएंगे, काफी लेंथी हो जाएगा ये वीडियो अगर मैं एक ही पार्ट में बनाऊंगी तो। बिल्कुल आप लोग इससे जुड़े रहिएगा और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग। 3 से 4 पार्ट में ये टॉपिक पूरा आपका खत्म हो जाएगा सब्जेक्ट। सामान्य परिचय, जल संसाधन, सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजनाएं। जल हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का यौगिक है। जल किसका है? जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है। पृथ्वी के लगभग 71% भूभाग पर जल का विस्तार है। 71% भूभाग पर किसका विस्तार है? वाटर, जिसके अंतर्गत महासागर, झीलें, नदियां, ग्लेशियर इत्यादि सम्मिलित हैं। जिसमें क्या क्या आ जाता है? 71% में क्या आ जाएगा? महासागर आ जाएगा, झीलें आ जाएंगी, नदियां आ जाएंगी और ग्लेशियर आ जाएगा। ये मनुष्य, जीव जंतु, पादपों की जीवनों उपयोगी एवं मूलभूत आवश्यकता का एक प्रमुख प्राकृतिक संसाधन तथा बहुमूल्य राष्ट्रीय संपदा है। भारत में उपलब्ध और उपयोग योग्य जल प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष घन मीटर में, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कर लीजिएगा। इसको याद नहीं, बस 1-2 बार देख लीजिएगा, आ जाएगा आपको समझ में। जल संसाधनों का कुशलतम उपयोग तथा अधिकतम विकास अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके 2 प्रमुख स्रोत हैं, धरातलीय स्रोत और भूमिगत स्रोत। धरातलीय जल संसाधन। धरातलीय जल के प्रमुख स्रोत नदियां, झीलें, जलाशय इत्यादि हैं। ये तो एक कॉमन सेंस की बात है। देखिए धरातलीय जल में क्या क्या आ जाएगा? नदियां आ जाएंगी, झीलें आ जाएंगी और जलाशय आ जाएंगे। मैदानी नदियां सिंचाई पेयजल के लिए विशेष रूप से उपयोगी हैं। प्राप्त आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार देश का लगभग 50% से ज्यादा सिंचित देश उत्तर प्रदेश, पंजाब और तमिलनाडु के अंतर्गत आता है। 50% से ज्यादा सिंचित देश कौन कौन से हैं? यूपी है, पंजाब है और तमिलनाडु। याद कर लो, यूपी है, पंजाब है और तमिलनाडु है। यूपी, पंजाब, तमिलनाडु। हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों तथा प्रायद्वीपीय पठारों से प्रभावित होने वाली नदियां विशेष रूप से जल विद्युत उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण हैं। इन नदियों पर विभिन्न बहुउद्देशीय परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। भूमिगत जल संसाधन। भूमिगत जल संसाधन से अभिप्राय है वे पानी जो चट्टानों, मिट्टियों के माध्यम से रिसकर धरातल की निचली सतहों में भंडारित होता है। जिन चट्टानों में ये जल संग्रहित होता है उन्हें जलीय चट्टानी परत कहते हैं। देश के विभिन्न भूभागों में भूम जल का विकास सामान्य रूप से नहीं हुआ। कुछ क्षेत्रों में भूम जल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है तो वहीं कुछ क्षेत्रों में इनकी कमी है। भूम जल के विभिन्न कार्यों में अतिदोहन से भी इसमें कमी आई है। भूमिगत जल संसाधन अनेक कारकों में प्रभावित होते हैं, जिसमें जलवायवीय दशाएं, उच्चावच भूगर्भिक संरचना तथा जलीय दशाएं सम्मिलित हैं। इन विशेषताओं के आधार पर भारत को मुख्यतः 8 भूमिगत जल प्रदेशों में बांटा गया है। 8 भूमिगत
जल प्रदेशों में बांटा गया है, ये पढ़ेंगे हम। प्रिय कैप्रियन रवेदार शैलों का प्रदेश, ये देश के आधे से अधिक भूभाग पर विस्तृत है। इसके अंतर्गत तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य का क्षेत्र, बुंदेलखंड, राजस्थान इत्यादि सम्मिलित है। यहाँ जल संसाधनों की कमी है। सेकंड, प्री कैप्रियन अपसादी बेसिन, ये कुड़प्पा तथा विंध्यन बेसिनों पर विस्तृत है। यहाँ भी भूमिगत जल संसाधनों की कमी है। ये आप लोग देख लीजिएगा इसको, डायग्राम को। ठीक है। कृषि एवं पशुपालन, इसको हम कल करेंगे। ठीक है। तब तक आप लोग सब लोग अपना ध्यान रखिएगा। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, क्योंकि आपको भी पता है मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है बोलने में। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। तब तक के लिए सबको राधे राधे।